Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. Today we'll be doing the most important and the most crucial topic of financial management, that is capital structure. So what do you understand by capital structure? Capital structure का मतलब होता है the proportion of debt and equity in the capital of a firm. मतलब अगर एक फर्म की कैपिटल है तो उसके अंदर कितना डेट है, कितना इक्विटी है और उनका रेशियो क्या है. क्या वो फर्म फुली इक्विटी फाइनेंस्ड है या फिर वो फुली डेट से फाइनेंस्ड है या फिर उसमें दोनों का एक मिक्सचर है. ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी. So as we understood, this is the proportion of the debt and equity in the capital of a company. Now, what is the best or the optimal structure? ऐसा कौन सा एक स्ट्रक्चर हो, कितना डेट हो और कितना इक्विटी हो कि वो बेस्ट माना जाए? क्या आपको लगता है ऐसा प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है कि आप इतना डेट यूज़ करो, इतना इक्विटी यूज़ करो? नो. हर फर्म अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव करती है. उनकी इंडस्ट्रीज़ अलग हैं, उनका इकोनॉमी अलग है, वो जिस मार्केट में ऑपरेट करती हैं उसकी कंडीशंस अलग हैं. तो हर एक कंपनी के लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इतना ही डेट लो, इतना ही इक्विटी लो तो वो ऑप्टिमल या बेस्ट स्ट्रक्चर बनता है. सो आप कभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. लेकिन एक कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर एफिशिएंट या फिर ऑप्टिमल होगा? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो उनके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाएगा या मैक्सिमाइज करेगा, उस वाले कैपिटल स्ट्रक्चर को वी कंसिडर द बेस्ट और द ऑप्टिमल. राइट. सो हम लोग पीछे सीख कर आए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. सो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग या फिर वेल्थ को बढ़ाएगा या फिर मार्केट प्राइस को बढ़ाएगा, वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल कहलाएगा. ठीक है. नाउ अभी के लिए इसको समराइज इस तरीके से किया जाएगा कि बेस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है, वेयर एज एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऑप्टिमल होगा वो होगा वेल्थ इंक्रीज करने वाला. ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है विच इज़ द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. सो प्लीज़ इसको याद रखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करेगा. मतलब इस तरीके से डेट और इक्विटी का यूज़ करो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए. सो स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसको ग्रैस्प करना बिल्कुल आराम से. ओके. बट ये माइंड करना, हम यहाँ पर इक्विटी और डेट में डिफरेंस देख रहे हैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. सो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हायर लेवल पे आता है, बट इसको अगर ईजी लैंग्वेज में समझें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न. मतलब अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितनी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर इन्वेस्टर. ओके. नाउ दैट इज वाई, अब सबसे पहली बात सिस्टमैटिकली, डेट इज मोर रिस्की बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर ईयर में एक फर्म प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर रही है, देन ऑल्सो इट हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. बट ऑन द अदर हैंड इक्विटी को अगर एक पर्टिकुलर ईयर में हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तो हमें डिविडेंड देना नेसेसरी नहीं होता, इसलिए इट इज़ लेस रिस्की. ना थोड़ा सा इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं. अब इसलिए क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई गारंटी नहीं होती कि हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिटर्न की बहुत हाई होती.
क्या मतलब, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ये बोलेंगे अगर मैं इतना रिस्क बियर कर रहा हूँ कि अगर तेरे को पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं भी मिलता तो तू मुझे डिविडेंड नहीं देता, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तुझसे हाई हैं, इसलिए वो मोर कॉस्टली होता है या फिर मोर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो इक्विटी के अंदर डिविडेंड होता है वो यूजुअली हायर होता है दैन द इंटरेस्ट रेट द डेट रिक्वायर्स। मतलब डेट इज़ लेस कॉस्टली बिकॉज डेट को तो यार गारंटी है कि मुझे तो पैसा मिलने ही वाला है, तो डिबेंचर होल्डर्स या फिर जो हमारे लेंडर्स होते हैं उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, इसलिए वो यूजुअली लोअर रेट लगते हैं अपने इंटरेस्ट रेट का, जैसे कि 10% हो गया या फिर 15% हो गया, वेयर एज डिविडेंड का रेट हायर होता है। ओके, सो इसको समराइज करने के लिए डेट एक ज़्यादा रिस्की होता है वेयर एज इक्विटी लेस रिस्की होता है। लेस रिस्की होने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए ये मोर कॉस्टली या फिर मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, वेयर एज डेट लेस कॉस्टली हो जाता है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज को सुन के जितनी घबराहट होती है ये उतना टफ है नहीं। लास्ट टॉपिक में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कितना डेट यूज़ होगा और कितना इक्विटी यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है एक और टॉपिक के ऊपर जो कि है फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब फाइनेंशियल लेवरेज को चेक किया जाएगा, फिर ही कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटर्मिन किया जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने से पहले एक ये इंटरेस्टिंग से इलस्ट्रेशन देखो। ठीक है, ये बेसिक सी फिजिक्स है, इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करना। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फैल्क्रम कहते हैं। अगर ये बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, हम उसको पिकअप कर सकते हैं एक लीवर का यूज़ करके, है ना। मतलब अगर किसी भी भारी सामान को उठाना हो, क्या आपने कभी ऐसे मॉल्स में या इंडस्ट्रीज़ में देखा है कि एक लीवर यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वाले पर्टिकुलर थिंग को उठाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स लगाने पर ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इस फैल्क्रम को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा इधर खिसका देती हूँ एंड तब मैं उठाने की कोशिश करती हूँ उसी डंडे की हेल्प से, तो वो ऑब्जेक्ट आराम से उठ जाएगा, राइट। बिल्कुल इमेजिन करना, अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरफ है, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। ठीक है, वेराज अगर मैं फैल्क्रम को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ और फिर उठाने की कोशिश करती हूँ तो वो इजीली उठ जाएगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, बट इसमें मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर ये हमने बताया ये लेवरेज है, मतलब ये जो हमने इतना सा डिस्टेंस रखा इसको हम लेवरेज बोलते हैं। अगर एक फर्म के पास लेवरेज कम है, इसका मतलब उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आउटपुट थोड़ा सा ही निकल के आएगा, राइट। वेयरएज अगर उसके पास लेवरेज ज़्यादा है, मतलब वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट आसानी से उठ जाएगा, उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वेयरएज आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ये सब भूल जाओ। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब याद रखो कि इट रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट यूज करोगे, कितना प्रपोर्शन ऑफ डेट रखोगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि इस चीज़ से कैसे रिलेट होगा, अभी रिलेट कर देते हैं। नाउ ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि डेट यूज़ करो, क्यों यूज़ करूँ डेट। ठीक है, तो एक कंडीशन याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठाकर कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब डेट का यूज़ करने से लेस एफर्ट लगता है और मोर आउटपुट रिटर्न या फिर मोर वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज होती है। मोर वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज होती है। ओके, सो हमने क्या देखा कि
जब हम डेट को यूज़ करते हैं और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर होता है तब हमें लेस एफर्ट लगता है और मोर आउटपुट निकल कर आता है, दैट इज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाती है। अगर अभी भी ये टॉपिक ग्रैस्प नहीं हो रहा है तो इसको इस तरीके से समझना, आपको डेट का यूज़ सिर्फ तभी करना है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। मतलब सपोज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% चल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है, मतलब आपको जितना डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है वो कम है एज कंपेयर टू आप जितना अर्न कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे। दैट मीन्स जो 8% बच गया वो आपको प्रॉफिट हो रहा है और उससे आप लोग अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कर दोगे। ये होता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब डेट का यूज़ करना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। बट एक पॉइंट है कि डेट का यूज़ तभी इम्पॉर्टेंट या फिर तभी फ्रूटफुल होगा जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब आप लेवरेज ज़्यादा यूज़ करके लेस एफर्ट लगा के मोर आउटपुट निकाल सकते हो। वहीं पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपका डेट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपको लेस आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर फाइनेंशियल लैंग्वेज में समझते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ज़्यादा डेट यूज़ करना हमेशा फ्रूटफुल नहीं होता या फिर हमेशा ज़्यादा वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज नहीं करता। डेट का यूज़ सिर्फ तभी करना चाहिए जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब फाइनेंशियल लेवरेज का टॉपिक समझने के लिए इसका मतलब डेट का यूज़ करने से रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे इंक्रीज हो सकता है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम सारे के सारे टर्म्स देखते हैं। केस नंबर 1 के अंदर हमारे को ये दिया हुआ है कि हमें 50 लाख रेज करने हैं। ओके, सो हमने केस 1 में सारा का सारा पैसा इक्विटी के थ्रू रेज किया है, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ओके, सेकेंड केस में हमें फिर से 50 लाख ही कैपिटल चाहिए या फिर हमारे को 50 लाख ही रेज करने हैं, बट इस केस में हमने 40 इक्विटी के थ्रू और 10 डेट के थ्रू लिए हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच है। और केस 3 के अंदर हमारे पास 30 हमने इक्विटी से और डेट से हमने 20 रेज किए। अब यहाँ पर डेट निल है, 10 है और यहाँ पर डेट 20 लाख है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझेंगे कि डेट का इंक्रीज करने से क्या रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज होता है। अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। टैक्स हमें दिया हुआ है, टैक्स सब केसेस में सेम रहेगा। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये वो सारी अर्निंग्स होती हैं जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट और टैक्स की पेमेंट से पहले होती है। ये हमारे को डायरेक्टली दिया हुआ है। कुछ सिचुएशंस में ये नहीं दी हुई होती हैं, इसका भी मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगी कि ये कैसे निकल सकता है। ओके, एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स 10% दिया हुआ है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। राइट, क्योंकि सारा फंडा ही स्टार्ट किससे होता है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करना है, बट हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो दिया ही नहीं हुआ कितना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है EBIT ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो हमारे पास EBIT है 7 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 50 लाख रेज करनी है इंटू 100, बिकॉज मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। राइट, सो
इट विल कम आउट टू बी 14%, राइट। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इस टाइम पे मार्केट में 14% रिटर्न मिलेगा, वेयर एज इंटरेस्ट रेट 10% है। यस, फेवरेबल हो गई सिचुएशन, 14% इज ग्रेटर देन 10%, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है अगर हम डेट का यूज़ करते हैं तो वो हमारी फर्म के अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज़ करेगा। अब उसको प्रॉपरली प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इंक्रीज़ करेगा मैम, वो तो दिखाओ, ठीक है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपको डेट कब यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, तो आप ये सारी कंडीशंस एक्सप्लेन करोगे कि डेट का यूज़ तभी फ्रूटफुल होगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर होगा। उसको समझाने के लिए आप ये तीनों केस यूज़ करके दिखाओगे। ओके, नाउ लेट्स रिज्यूम दिस केस। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केस 1 को सॉल्व करने से। EBIT हमारे पास था 7 lakhs, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से पहले इंटरेस्ट को हटाना। क्यों? बिकॉज हमने अभी सीखा कि डिबेंचर्स को या फिर डेट को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, इसलिए उसको सबसे पहले हटाना है। बट अभी हमने देखा केस 1 में 0 डेट है, तो मतलब 0 हो गया। फिर से अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया हमारे पास 7 lakhs, राइट। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से फिर से टैक्स हटाना पड़ेगा, राइट। सो मैं टैक्स हटाऊंगी, दैट इज 30%, दैट कम्स आउट टू बी 2,10,000, राइट। नाउ मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया जो कि हो गया 4,90,000, राइट। यस, सो अब आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। नाउ अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, मतलब पर शेयर कितना एक इक्विटी शेयर होल्डर अर्न करेगा, उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 4,90,000 और इसको डिवाइड करेंगे, कितने शेयर्स थे फर्स्ट केस में, सारा का सारा अमाउंट वाज बीइंग रेज्ड बाय इक्विटी, तो मतलब पूरा का पूरा 50 लाख 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करके था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 5 लाख। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.98 आएगा। ये हो गई अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर पर 1 रुपये के शेयर पर मेरे जो शेयर होल्डर हैं उनको 0.98 की अर्निंग होगी। ओके, नाउ केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या था, 40 lakhs हमने इक्विटी से रेज किए थे और 10 lakhs हमने डेट से रेज किए थे, राइट। सो EBIT तो सेम ही रहेगा, राइट। सॉरी, इसको 10% कर लेना, हमने पीछे करेक्शन करनी थी, 10% था। तो सो हमारे पास 10 लाख डेट से थे जो कि 10% इंटरेस्ट पर हो गया, तो ये हमारे पास 1 लाख आ गया। सो अब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो 6 lakhs हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको दिख रहा है कि टैक्स कम इनकम पे लगेगा, दैट इज 6 lakhs पे लगेगा, तो इसको 30% करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा, तो ये 4,20,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, राइट। अब अर्निंग पर शेयर के लिए 4,20,000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ये गलती मत करना कि फिर से 5 लाख लिख दो, नो। अब हमारे पास 40 लाख अमाउंट शेयर से था, इक्विटी शेयर से, मतलब हमने क्या कहा था 40 लाख हम लोग रेज करेंगे इक्विटी से, है ना, मतलब हमारे पास 4 लाख शेयर्स हैं, राइट। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 लाख से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05, मतलब पर शेयर मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1.05 की अर्निंग होगी। अब यहीं से ये दिख रहा है कि आपने डेट यूज़ किया था, आपने 10 लाख का डेट यूज़ किया,
उससे आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला, मतलब आपने इंटरेस्ट को लेस कर दिया टैक्सेबल इनकम पे, है ना। उससे क्या हुआ, आपकी अर्निंग बढ़ गई, मतलब डेट को यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ गई। हाँ जी, ये इसलिए हुआ क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। चलो आओ एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब हम एक और केस जो थर्ड था उसमें हम डेट का ही अमाउंट बढ़ा देते हैं, मतलब 10 लाख से 20 लाख कर देती हूँ। आपके लॉजिक के हिसाब से 10 से 20 जाने पर मेरी अर्निंग और भी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, है ना, बिकॉज मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब मैं जितना डेट यूज़ करूँगी उतनी मेरी इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, आओ केस 3 पे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज अगेन 7 lakhs। नाउ हम लोग इस सिचुएशन को हटा देते हैं। अब जो हमारे पास सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है, 30 lakhs हमारे इक्विटी से हैं और 20 lakhs हमारे डेट से हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग 2 lakhs को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 lakh आ गया। टैक्सेबल इनकम और भी कम हो गई, मतलब हमें कम इनकम पे टैक्स देना है। बिल्कुल, इसका 30% करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास आ गया 3,50,000, राइट। अब 3,50,000 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, नाउ द इक्विटी इज 30 लाख, मतलब 3 लाख शेयर्स 10 ईच के, तो 3 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटेड 1.16। आप देख रहे हो कि आपने कैसे डेट का यूज करके अपनी इक्विटी की अर्निंग बढ़ा दी। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अगर आपको दूसरा सिनेरियो देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो क्या होगा, अब ये आपका काम है। पूनम गांधी में इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया है और उसका प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाया है। ना ये आपका टास्क है कि आप उसको बैठकर खुद सॉल्व करो और ऑब्जर्व करो कैसे अर्निंग पर शेयर घट जाएगी अगर आप डेट का यूज़ करते हो उस सिचुएशन में जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई Gmail ID। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।